दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक आर्या। आज कुछ इतिहास के क्वेश्चंस के साथ इसमें हम लोग आधुनिक भारत, मध्य भारत और प्राचीन भारत के कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। स्पेशली आधुनिक भारत के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहला नेता किसे चुना था? व्यक्तिगत सत्याग्रह पहली बार महात्मा गांधी जी ने 1940 में स्टार्ट किया और इसके लिए उन्होंने विनोबा भावे जी को चुना था। विनोबा भावे जी से पहले आप लोगों को पता तो चल गया कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए थे। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गांधी जी ने 1915 में भारत में प्रवेश किया है। इट मीन्स 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किए। सत्याग्रह में सबसे पहले चंपारण, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि चंपारण में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था 1917 में, और फिर उन्होंने खेड़ा सेकंड, ये 1918 में सत्याग्रह था, और नेक्स्ट है अहमदाबाद। ये 3 सत्याग्रह किए थे सबसे पहले महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, और ये हुआ था 1919 में। 1919 में ही आप लोग देखेंगे 1918 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट होने वाला है। तो ये कुल मिलाकर 3 सत्याग्रह हुए थे। सबसे पहले 1917 में चंपारण, फिर खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1919 के अंदर। और व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने पहले नेता चुने गए थे, ये 1940 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1836 से 1854 तक एक कृषक के किसानों ने 22 विद्रोह किए। वे जो कृषक थे वो कहाँ के थे? ये मालाबार तट में विद्रोह हुआ था, और मालाबार तट के किसानों ने 22 विद्रोह बैक टू बैक किए, तो ये मालाबार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। इसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कौन प्रथम गवर्नर जनरल, कौन प्रथम वायसराय है। इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें, ब्रिटिश जब भारत में आई तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। आप सबको पता ही होगा कि बंगाल ही ऐसा प्रथम सूबा था जिसको अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य में लिया। सबसे पहले 1757 में इसके लिए एक युद्ध हुआ। 1757 का जो युद्ध था बहुत ही फेमस युद्ध है। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में इस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का बहुत फेमस युद्ध है ये, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं प्लासी के युद्ध में, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ देता है बंगाल का सेनापति मीर जाफर। इसके कारण ये 1757 का युद्ध जीत जाएंगे अंग्रेज लोग, और अंग्रेजों का शासन हो जाएगा बंगाल के ऊपर। तो बंगाल इस तरीके से बंगाल पूरा का पूरा चला जाएगा अंग्रेजों के हाथों में। और पहला बंगाल का जो गवर्नर बनेगा वो बनेगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, नॉट ए गवर्नर जनरल। ओके, तो बच्चों आप लोग याद रखना, प्रथम गवर्नर बंगाल का है रॉबर्ट क्लाइव। फिर धीरे धीरे करके आगे युद्ध होते रहेंगे, अंग्रेज सत्ता को आधिपत्य करते रहेंगे, सत्ता को अपने हाथों में लेते रहेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 1764 का। ये बक्सर का युद्ध था। इस बक्सर के युद्ध में 3 लोगों ने एक साथ मिलकर युद्ध किया। ये बक्सर का युद्ध, ये भी बहुत फेमस है। सबसे पहले थे बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब था मीर जाफर। मीर जाफर से
सत्ता को ले लिया गया अंग्रेजों ने, क्योंकि मीर जाफर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा था। और मीर जाफर के सेनापति थे मीर कासिम। तो मीर कासिम ने जैसे ही बंगाल के सत्ता नवाब बना बंगाल का, उसने युद्ध का ऐलान कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। और मीर कासिम की सहायता से 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो अंग्रेजों से केवल ऐसा नहीं था कि बंगाली सूबा परेशान था, मुगल भी थे। तो मुगलों के जो बादशाह हुआ करते थे 1764 के आसपास, वो थे शाह आलम द्वितीय। तो इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, एक तो बंगाल का नवाब, दूसरा मुगल शासन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मुगल शासन। तो मुगल शासन के जो बादशाह हैं इस समय या हुक्मरान हैं, वो हैं शाह आलम द्वितीय। तीसरे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा और सब लोग जानते हैं बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के पास चला गया। अब जो था बंगाल का गवर्नर, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कौन बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और सब लोग जानते हैं वो था वारेन हेस्टिंग। कुछ छोटे छोटे और एग्जाम्पल में आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ आपको पता चल गया बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय बन जाता है 1858 की क्रांति के बाद। 1858 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1858 की क्रांति के बाद में सत्ता का केंद्र बिंदु संसद या प्रिंस में चला जाता है। ब्रिटिश की संसद सारी की सारी शक्ति को ले लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर संसद का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो भारत एक राजतंत्र बन जाता है, क्योंकि ब्रिटिश में राजतंत्र चलता है। ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल का पद वायसराय में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भारत का प्रथम वायसराय कौन है। भारत का प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। एक और छोटी सी बात यहाँ निकल के आती है, अगर केवल क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं आता है, तो भारत का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को मारे गए। तो ये मारे गए थे इलाहाबाद के अंदर। इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इलाहाबाद में एक जगह है अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में इनको पकड़ लिया गया था। ये मिलने गए थे जवाहरलाल नेहरू जी से। जवाहरलाल नेहरू से मिलने आने के बाद ये अल्फ्रेड पार्क की तरफ जा रहे थे। वहाँ पुलिस ने, अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश पुलिस ने इन पर हमला कर दिया और ये अल्फ्रेड पार्क में छुप गए। यही वो एक ऐसे व्यक्ति हैं भारतीय क्रांति में जो कभी तक पकड़े नहीं गए। जब ये काफ़ी देर तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, अंग्रेजी सेना से लड़ते रहे, देखा कि लास्ट गोली बची है, तो इन्होंने वो गोली खुद ही मार ली और अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई थी। धन्यवाद। नेक्स्ट देखेंगे, अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने किसको चुना था। मैं भी बता चुका हूँ, विनोबा भावे जी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, ये किसने कहा था। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज बताया गया और ये कहने वाले थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जो पहुंचे। दादा भाई नौरोजी के बाद विट्ठल भाई पटेल पहुंचे थे, तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी ने
सन 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, जिससे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में ब्रिटिश संसद ने कहा कि भारत में चुनाव कराए जाएंगे। भारत में चुनाव कराए गए और कांग्रेस के जो गरम दल के लोग थे उन्होंने उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं किया। इसीलिए 1924 के आसपास एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को बनाने वाले थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू की पार्टी स्वराज पार्टी ने भारत में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में दादा भाई नौरोजी जी, सी आर दास, विट्ठल भाई पटेल और भी कई बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने मिलकर ये चुनाव लड़ा। फिर बाद में जाके दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद पहुंचे, क्योंकि नरम दल वालों का एक ही मानना था कि अगर आवाज़ सुनानी है तो ब्रिटिश संसद में क्यों ना सुनाई जाए। धन्यवाद। नेक्स्ट देखेंगे, महान आक्रमणता की नीति मानने के लिए किसे निर्धारित किया गया? तो इसके लिए पैथिक लॉरेंस महान आक्रमणता नीति के लिए जाने जाते हैं। पैथिक लॉरेंस को आपको याद रखना है। ये कई भारत में जितने भी समितियां आई, कमेटी आई, उनके मोस्टली के ये सदस्य रहे हैं। इसीलिए महान आक्रमणता की जो नीति है वो निर्धारित की गई थी पैथिक लॉरेंस के द्वारा। प्रथम कपड़ा मिल जो लगाई गई थी वो बम्बई में लगाई गई थी और प्रथम जूट मिल लगाई गई थी कलकत्ता में। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो ये आप लोग याद रखना। प्रथम कपड़ा मिल की बात की जाए तो बम्बई है, लेकिन अगर आ जाए जूट मिल तो जूट मिल में हम लोगों को याद रखना है कोलकाता। धन्यवाद। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, करसनदास मूल जी ने गुजराती समाज में क्या सुधार किए? इन्होंने धार्मिक पाखंड का, जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, जो धार्मिकता के लिए लोग बलि और बाह्य आडंबरों की बात करते हैं, धार्मिक पाखंड का विरोध किया था करसनदास मूल जी ने। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन किस के विकास पर विशेष बल दिया गया? ये भारत के इतिहास में हंटर कमीशन की बात करें तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बना था हंटर कमीशन। इससे पहले भी हंटर कमीशन एक बार बन चुका है 1919 में जलियांवाला बाग के लिए, जिसमें जनरल डायर के कृत्यों को सही ठहराया था हंटर कमीशन ने। बाद में ये हंटर कमीशन बना शिक्षा के लिए। तो यहाँ ये शिक्षा के लिए पूछ रहा है, ये बना था प्राथमिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा का एक और कमीशन है, या हम लोग इसको बोलते हैं बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन जो है बुनियादी शिक्षा पर जो विचार हैं वो देने वाले हैं हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है, नेपाल के विरुद्ध किस अंग्रेज ने सेनापति की रूप में अपनी भूमिका निभाई? तो ये थे ऑक्टर लोनी ने भूमिका निभाई थी नेपाल के लिए सेनापति के रूप में, और उन्होंने इसको जीता भी था। ऑक्टर लोनी नेपाल के लिए आपको याद रखना है। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, ये 1932 में हुआ। 1932 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो पंजाब में अगर आ जाए अहमदिया आंदोलन तो आप लोग सर सैयद अहमद खां को याद रखेंगे, लेकिन आता है पंजाब तो हकीम अजमल खां जी को याद रखेंगे। सॉरी, मिर्जा हैदर हुसैन, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों को याद रखना होगा मिर्जा हैदर हुसैन को। और वैसे पंजाब ना दिया हो, पंजाब नहीं है, तो हम लोग याद रखेंगे अहमदिया आंदोलन के लिए सर सैयद अहमद खां के लिए। अलीगढ़ आंदोलन के भी सर सैयद अहमद खां हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको बारीकी से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्र प्रेम की बाइबल मानी जाती है? ये आनंद मठ को माना जाता है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था। इसी आनंद मठ में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी यहीं से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है और इसको राष्ट्र प्रेम की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाफी खां
द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। मुनक्तब उल लुबाब इसका नाम है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। बेसिन की संधि 1803 एडी ईसा पूर्व हुई थी। बेसिन की संधि। पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठों का नेता कौन था? सदाशिव भाऊजी थे इसके नेता। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? सब लोग जानते हैं, जमींदारों के लिए था स्थायी बंदोबस्त। जमींदारी प्रथा को इन्होंने दोबारा से लेके आए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था? तो इसका कारण आप लोग खुद देख सकते हैं। टीपू ने फ्रांसीसियों से संबंध बनाए। टीपू द्वारा मराठों की सहायता की गई। मैसूर अंग्रेजी रेजिमेंट को हटाना चाहता था। कंपनी की मैसूर के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था। सब लोग जानते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर का जो युद्ध का कारण था, टीपू की फ्रांसीसियों के साथ नज़दीकियाँ थी। तो टीपू की फ्रांसीसियों के साथ नज़दीक था। तो आज हम इतना ही देखेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप मुझे कमेंट मिलते जाएंगे, मैं पर्सनली रूप से उनका आप लोगों को आंसर देता जाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं और भी आप लोगों को वीडियो दे सकूं। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त अभिषेक आर्या।